नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। 10 अप्रैल को मना विश्व होम्योपैथी दिवस। फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती का होता है मौका। आयुष सिस्टम में शामिल है होम्योपैथी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च। बिग कैट्स का संरक्षण है मकसद। भारत बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। और अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हुआ लॉन्च। सीमाओं की सुरक्षा है मुख्य मकसद। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम हिंदी माध्यम में चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर रही है। 22 अप्रैल से शाम में 6 बजे बैच की शुरुआत हो रही है। कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये कोर्स आपको 18,999 रुपए में मिलेगी। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। साथ ही हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन, इस तरह की सारी सहूलियतें आपको इस बैच में मिलेंगी। कोर्स की जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ जानकारी हासिल होगी। चलिए खबर शुरू करें। 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दरअसल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है। इस मौके पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा एक साइंटिफिक कन्वेंशन आयोजित की जा रही है। इसकी थीम होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। गौरतलब है कि होम्योपैथी की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सीय प्रणाली है जिसमें सम समम शमयति या समरूपता दवा सिद्धांत का पालन किया जाता है। होम्योपैथी की दवाएं जानवरों, पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। ये दवाएं लागत प्रभावी होती हैं, साथ ही कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको बता दें कि भारत में प्रचलित आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल हैं। भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के द्वारा मान्यता दी गई। साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर 9 अप्रैल को कर्नाटक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण किसी एक देश की नहीं बल्कि यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक जिम्मेदारी है। इस अलायंस से बिग कैट का संरक्षण सुनिश्चित होगा। साथ ही संरक्षण से जुड़े मुद्दों के लिए फाइनेंस मोबिलाइज करने में भी आसानी होगी। इस अलायंस का मुख्य फोकस दुनिया के 7 मेजर बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। इन बिग कैट्स के निवास वाले देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस मौके पर टाइगर्स की गणना की रिपोर्ट भी जारी की गई। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस इंटरिम रिपोर्ट यानी अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक देश में टाइगर्स की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है। टाइगर्स की गणना के लिए SECR यानी स्पाशियली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर तरीके का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि दुनिया के 75% बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। देश के 75,000 स्क्वायर किलोमीटर पर टाइगर रिजर्व है। भारत दुनिया के क्षेत्रफल में केवल 2.4% की ही हिस्सेदारी रखता है, जबकि जैव विविधता के मामले में भारत की दावेदारी 8% की है। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट आयोजित की गई थी। इस मौके पर 13 टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इसे T2 यानी टाइगर टाइम्स 2 नाम दिया गया था। इस दौरान की गई सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस शामिल हैं। T2 वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैट्स यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स योजना को लागू किया जा रहा है। इसे WWF द्वारा तैयार किया गया है। कैट्स बाघ संरक्षण में काम कर रहे किसी क्षेत्र के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर मानक निर्धारित किए जाते हैं। इंसान के शरीर में खुद को हील करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों ने शरीर में मौजूद इस बायो मैकेनिज्म के आधार पर एक तकनीक विकसित की है। इसे रीजेनरेटिव मेडिसिन नाम दिया गया है। इस तकनीक के जरिए मानव के खराब हो चुके टिश्यूज और ऑर्गन रिपेयर किए जा सकते हैं। इसमें सेल थेरेपी,
इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी और टिश्यू इंजीनियरिंग शामिल है। रीजनरेटिव मेडिसिन को मेडिसिन ऑफ फ्यूचर का नाम दिया जा रहा है। इसमें बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय खराब हो चुके टिश्यू या ऑर्गन को रिप्लेस या रीबूट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और मेसेनकिमल स्टेम सेल्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रीजनरेटिव मेडिसिन 4 पिलर्स पर काम करती हैं। इनमें ट्रॉमेटोलॉजी, पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल इनफिल्ट्रेशंस और ट्रांसप्लांट्स शामिल हैं। यहाँ पर पीआरपी को समझ लेते हैं। दरअसल ब्लड मुख्य तौर पर एक तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स की अहमियत ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने के लिए है। इन प्लेटलेट्स में कई सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। ये चोट के उपचार में अहम भूमिका निभाते हैं। पीआरपी ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स की मौजूदगी 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है। पीआरपी के लिए ब्लड मरीज के ही शरीर से लिया जाता है। प्लेटलेट्स को अन्य ब्लड सेल्स से अलग कर लिया जाता है। साथ ही सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक से प्लेटलेट्स की सघनता बढ़ा दी जाती है। इन प्लेटलेट्स को चोट वाली जगह पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के तहत देश के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के 2967 गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी। इसमें साफ किया गया है कि कार्यक्रम की ओवरलैपिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ नहीं होगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 662 गांवों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय जनसंख्या का प्रवासन रुक सके। लोगों का प्रवासन रुकने से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा। गांव के स्तर पर स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की पहचान की जाएगी। इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इन सीमावर्ती राज्यों में अवसंरचना विकास और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का किबुथु भारत के सबसे पूर्व में स्थित स्थान है। वहीं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित गुहार मोती सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही पीआरपी तकनीक संबंधित है प्रदूषण से, स्वास्थ्य से, बाघ संरक्षण से या फिर नदियों की सफाई से। अगला सवाल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है? पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 4 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी महाराष्ट्र। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च की गई थी। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था। कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।